नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी, राइट। एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे तो चैप्टर का नाम दिया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। जब एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें चैप्टर दिया हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इस तरह का चैप्टर है, राइट। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं उसका इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलास्टिसिटी। अभी अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टॉपिक है जिसको पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन हमें क्या करना है इसमें देखना है। इस चैप्टर में जब हम इलास्टिसिटी क्या करेंगे देखेंगे तो इसमें एक लॉ है, हुक्स लॉ, और वही हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। उसी का नाम बदल बदल के दो तीन अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या कर लिया गया है, पूछ लिया गया है। तो ये क्या करेंगे, हम आज ही शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज ही इसको क्या कर दे, खत्म कर दे। बहुत ज्यादा इसमें टाइम हमें नहीं लगाना है ना, आज ही हम इसको, हाँ, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे इसको मिक्स करेंगे हम क्या करेंगे अगले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थर्मल प्रॉपर्टीज, और थर्मल प्रॉपर्टीज में जब हम एक्सपेंशन वगैरह पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को उसके साथ मिक्स करके क्वेश्चंस बनाएंगे, वहां पे अच्छे क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो ये सिंपल सा क्या है, एक टॉपिक है। जब हम इलास्टिसिटी क्या करते देखते हैं तो यहां पे हमें एक टर्म देखना होता है, एक देखना होता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिसिटी, और दूसरा टर्म देखना होता है हमें प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। यहां पे समझना है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं, किसी भी टाइप का मटेरियल लेते हैं, तो उसके मॉलिक्यूलर इंटीग्रिटी पे ये डिपेंड करता है कि वो अपने कॉन्फ़िगरेशन का चेंज जो हो रहा है उसका अपोज कर सकता है या नहीं कर सकता है। मीनिंग ये हुआ कि मान लो हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट लिया है। अब जो ऑब्जेक्ट है या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर हम लें तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है, राइट, कि यहाँ पे एटम है, उसके चारों तरफ क्या है, बॉन्ड है। अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने ऐसे उठा लिया। अब जब हम क्या करते हैं, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर उठाते हैं या उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, तो उसमें जो बॉन्ड के लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वही वो बॉन्ड का लेंथ है जिसमें वो क्या है, सबसे स्टेबल फॉर्म में। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको या तो खींचे या तो दबाएं या किसी भी और तरीके से, तो होता यह है कि इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। और उनको चेंज करने के लिए हमें अलग से फोर्स या अलग से वर्क डन करना होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल है। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे कि इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद जब तुम एक्सटर्नल फोर्स क्या करोगे, हटाओगे, तो ये बॉन्ड वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करते हैं, ये वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा मटेरियल है जो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करेगा या आ जाता है एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर, या दूसरा जो अपने मॉलिक्यूलर चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा, वो सारे मटेरियल क्या कहलाएंगे, इलास्टिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी। बट कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उसमें क्या करें, चेंजेस लाएं, तो वो चेंजेस या तो आसानी से हो जाते हैं या चेंज लाने के बाद वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते। हम चाहे तो इसको इनइलास्टिक बोल सकते हैं, या प्रॉपर लैंग्वेज हम बोल सकते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे या तो एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, या अपने चेंज का बहुत ज्यादा क्या करे, अपोज करे, चेंज करना चाहो वो चेंज ना हो। जिसकी वजह से इलास्टिक ऑब्जेक्ट में अगर हम क्या करें, एग्जांपल ले, तो जो हमारा रबर है वो एक इसका अच्छा एग्जांपल है। जब हम क्या करते हैं, एक लिमिट तक उसको खींचते हैं और रिलीज करते हैं तो वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। फिजिक्स के हिसाब से हम ये भी जानेंगे कि जो स्टील है वो भी बहुत अच्छा इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, राइट। हम उसमें या तो हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो ब्रेक नहीं होता, उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से तुम चेंज नहीं कर पाओगे, राइट, धीरे धीरे चेंज होता है। इसी के अपोज में अगर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में हम क्या करें, एग्जांपल देखें, तो हमारे पास इनके एग्जांपल हो सकते हैं, जो पुट्टी होता है वो, राइट। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको तुम क्या कर सको, आराम से दबा सको, राइट, आटे का गोला हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे कैसे, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सर लकड़ी का टुकड़ा भी तो इलास्टिक होना, जो चेंज का अपोज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है जब हम स्टील को लेते हैं। लकड़ी के टुकड़े में अगर तुमने फोर्स लगाया, तो हल्का से भी अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो वो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को ब्रिटल बोलते हैं। वो पूरा का पूरा वहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वापस लाने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है स्टील में और प्लास्टिक में, राइट। स्टील में तुम उसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, कभी भी वो ब्रेक नहीं होगा, कभी भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से खोएगा नहीं, अलग अलग नहीं होगा, राइट, वो ब्रिटल नहीं है।
तो स्टील फिजिक्स के हिसाब से इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट का एक और अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे बायो में एरोटा करके, राइट, वेन या आर्टरी कुछ होता है, राइट। फिजिक्स में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कि तुम चाहो तो उसको कितना भी क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। भगवान जाने क्या किसने किया ऐसे, है ना, आर्टरी निकाल के खींचना है, बट दिया हुआ है इस तरह से कि इसको चाहे तो बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, या चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। अच्छा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत अच्छे इलास्टिक होते हैं, राइट, बहुत इलास्टिक मटेरियल होते हैं, उसको इलास्टोमर्स भी बोला जाता है, राइट। बहुत अच्छे जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसका और क्या नाम है, इलास्टोमर्स, राइट, इनका नाम होता है इलास्टोमर्स। तो दो तीन चीजें हमें क्या करनी है इसमें ध्यान रखनी कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है। इसी को तुम क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो जब हम पढ़ रहे थे इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हुआ, चेंज हुआ, लेकिन वापस से वो किस में आ गया, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। कैसा है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये, राइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोलिजन के टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो पर ओरिजिनल ना आ पाए, तो वहां पे तो हमने इनइलास्टिक बोला था, यहां पे प्रॉपर टर्म क्या हो रहा है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये। तो एक दो छोटे छोटे डेफिनेशन इसको लिख लो, हालांकि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के हिसाब से सब सारी चीजें नॉर्मली है, लिख लो इसको। पहला लिखना है इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें लिखना है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स which opposes, objects which opposes the change in its original configuration, which opposes the change in its original configuration, are called elastic object, are called elastic object. And this property is known as, and this property is known as elasticity. This property is known as elasticity. एग्जाम्पल लिख लेना है, रबड़, स्टील, एरोटा वगैरह ये सब लिखो। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, objects which does not opposes, objects which does not opposes the change in its configuration, the change in its configuration are known as plastic object, are known as plastic objects. And this property is known as plasticity. And this property is known as plasticity. एग्जाम्पल पुट्टी वगैरह है, आटे वाटे सब जितने हैं, है ना, ये सारे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। देखो, इस टॉपिक में हमारा जो फोकस होगा वो रहेगा, एक लॉ है हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ में हमें क्या करना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है एंड स्ट्रेन क्या होता है, राइट। सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। जब स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है तो हम लिखते हैं क्या, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट मेरा एक डाउट, फोर्स पर यूनिट एरिया जैसा ही तो कुछ हमने प्रेशर भी पढ़ा है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? स्ट्रेस और प्रेशर दोनों अलग अलग हैं क्या?
और अगर हैं तो कैसे? प्रेशर गैस के लिए लगता है, स्ट्रेस सॉलिड के लिए होता है। प्रेशर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और स्ट्रेस प्रेशर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और स्ट्रेस ऑब्जेक्ट लगा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेस कैसे लगा रहा है, मुझे थोड़ा सा ये समझना है। सर एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन, एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन जैसा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कौन से कौन गलत है, मुझे जानना है कि क्या क्या पता है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है गलत आंसर वगैरह देने में, ये भी कुछ बता रहा था। इतना पता है कि अलग अलग होते हैं पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अरे हाँ भाई तू रुक जा बाकियों को भी थोड़ा सा आंसर देने का मौका। और पढ़ा तुम सबने पढ़ा तुम सबने और दोनों ही पढ़ा है। मुझे बस ये जानना है, थोड़ा सा कमजोर है फिजिक्स मेरा। फोर्स पर यूनिट एरिया तो यार मुझे ऐसा लग रहा है प्रेशर भी है, दोनों में अंतर कहां पे आ गया? रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, क्या मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स का? प्रेशर और फोर्स है वो दोनों परपेंडिकुलर होता है, इसलिए जाते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल आता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो हम क्या करने वाले पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहला टॉपिक प्रेशर का ही है। 2 दिन तक हम प्रेशर पे ही क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज नहीं तो लिटरली कल हमें प्रेशर के बारे में पढ़ना ही है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। आज तुमको बताना है इनमें से कौन सा प्रेशर है, राइट? प्रेशर इज, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, F by A perpendicular force divided by area, force divided by perpendicular area, and perpendicular force divided by perpendicular area. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही रहेगा ना, तो वैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जहां पे सबको लगता है ऐसे टॉपिक जिसको तुम इग्नोर कर देते हो। हाई फाई पढ़ने में अपन रहते हैं बिजी, सो इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल पढ़ेंगे, स्यूडो फोर्स क्या होता है बता दो, आलतू फालतू की चीजें सीख रखी। टेंसर क्वांटिटीज पढ़ा हुआ तुमने, टेंसर गलत, ये स्केलर ये टेंसर है, वाह। बट छोटी छोटी चीजों को हम मिस कर जाते हैं। प्रेशर इनमें से कौन सा है बेटा? प्रेशर का सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग होता है, जब परपेंडिकुलर फोर्स को हम कंसिडर करने लग जाते हैं, राइट, पर यूनिट एरिया, तो वही क्या हो जाता है, प्रेशर। इसका मतलब है कि अगर इस स्ट्रेस में लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर हो गया एरिया के, तो ये स्ट्रेस को भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर, राइट। अगर किसी भी टाइप का फोर्स है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग टाइप के फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसको पर यूनिट एरिया के साथ जब देखते हैं तब तक तो स्ट्रेस है। लेकिन जब हम इसी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर। ये दोनों अलग अलग हैं, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स का हम परपेंडिकुलर वो देख रहे हैं, इसमें फोर्स को एज इट इज रहने दिया, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ फोर्स का परपेंडिकुलर। मतलब मान लो इतना हमारा क्या है, एरिया है, ये एरिया है, और इधर से हमने क्या किया है, फोर्स लगाया है F, और लेट से यहां पे हमने थीटा एंगल ले लिया। तो इसके 2 कंपोनेंट ले सकते हैं, एक F sin थीटा और एक F cos थीटा। प्रेशर के लिए हमें किसको कंसीडर करना है, F cos। जैसे जैसे तो उस एंगल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कॉस कंपोनेंट कम होता जाएगा और वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F cos थीटा डिवाइड बाई एरिया। ध्यान रखना है, राइट। अगर तुमने कहीं इस तरह का भी टर्म सुना है, अगर सुना है, मुझे नहीं पता तुमने सुना है कि नहीं सुना, कि इनमें से एक क्वांटिटी स्केलर है और दूसरा टेंसर है, तो मैंने शायद इस चीज को पहले भी मेंशन किया है
कि जहां पे टेंसर तुमने सुना है और जहां कोई टीचर या बुक इस तरह से लिखा हुआ है कि एक टेंसर है दूसरा स्केलर है, जितनी दूर भाग सकते हो भाग ले लो। वहां पे सीधा सीधा यही पता चल रहा है कि भैया उन्हें इंजीनियरिंग नहीं की हुई है और प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है। ऐसा कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे। टेंसर अपने आप में मेजर क्वांटिटी है। जब इंजीनियरिंग करोगे तुमको समझ में आएगा तुम क्या ही करोगे। इंजीनियरिंग में राइट वहां पे पढ़ाया जाएगा कि टेंसर के अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है जीरो ऑर्डर टेंसर जिसका दूसरा नाम है स्केलर, जिसमें किसी भी टाइप के कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज नहीं करते हैं डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद होता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर जिसका दूसरा नाम होता है वेक्टर, जो तुम पढ़ते हो उसमें x, y, z से। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर टेंसर भी होता है जिसमें x, x, y, राइट x, z ऐसे करके लिखे जाते हैं। तो टेंसर के ही टाइप होते हैं स्केलर, वेक्टर एंड सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो तुम खुद सोच लो, अगर कोई ऐसा बता रहा है कि ये टेंसर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी, तो कितनी गलत हुई। बात आई समझ में? क्या होता है क्या नहीं होता उतनी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, सिंपल सा याद रखो। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम लेंगे तो क्या है? प्रेशर। इसमें भी अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो गया तो तुम उसको भी प्रेशर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम इसको न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं, पर अगर कहीं पे पास्कल लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है, राइट? क्योंकि अगर फोर्स का कंपोनेंट तुम ले लोगे तो उससे यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। पर आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली ये बस एक तरीके से हमारे लिए कन्वेंशन है कि जनरली हम प्रेशर के लिए पास्कल यूज कर लेते हैं, यहां पे बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। बट अगर कहीं पे पास्कल लिखा हुआ है तो उसमें कोई गलती नहीं। क्लियर है ये? पहला हम पढ़ते हैं क्या? स्ट्रेस। दूसरा हमें पढ़ना होता है टर्म स्ट्रेन। स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है, अगर हमें क्या करना है, स्ट्रेन को क्या करना है, निकालना है, तो स्ट्रेन का सिंपल मतलब होता है राइट, चेंज इन डायमेंशन या कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो कितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना है। तुम यहां से देख सकते हो कि या तो तुम चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखोगे, तो ऊपर और नीचे दोनों क्या हो जाएंगे? यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, और जो स्ट्रेन हो जाएगा वो एक तरीके से यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस, दोनों हो जाएगा। तो ये यूनिट लेस भी और डायमेंशन लेस भी। क्या तुम कुछ ऐसा बता सकते हो जो है तो डायमेंशन लेस लेकिन यूनिट लेस नहीं है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनके यूनिट होते हैं रेडियन एंड स्टेरेडियन, तो यूनिट है बट डायमेंशन डायमेंशनलेस है। अब ये जो हमारा क्या है टॉपिक है, इसमें इलास्टिसिटी में एक मेजर चीज पढ़ना है, वो है हुक्स लॉ। और जो हुक्स लॉ है वो और कुछ नहीं बल्कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच का क्या बताता है? रिलेशन बताता है। अब हाँ, यही 3 टाइप के स्ट्रेस हो जाएंगे, 3 टाइप के स्ट्रेन हो जाएंगे और 3 टाइप का कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? 3 टाइप का। तो इसी को 3 टाइप में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। छोटे छोटे से पॉइंट है, लिखते जाओ, है ना? लिख लो जल्दी से। तो यहां जो हमें क्या करना है, पढ़ना है, वो पढ़ना है हुक्स लॉ। और इस सिंपल सा क्या करता है, एक चीज बताता है कि भैया जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? स्ट्रेन की। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे जैसे उसका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन मतलब उसमें चेंजेस आते जाएंगे, वैसे वैसे हमने जो उसमें स्ट्रेस लगाया होगा वो भी ज्यादा होगा, वो भी बढ़ता गया होगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा हमेशा नहीं, एक लिमिट तक होता है, राइट? जिसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। एक ग्राफ हम क्या करेंगे, देखेंगे रबड़ के लिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि ऐसा तब तक जब तक प्रोपोर्शनल लिमिट में हो, उसके बाद हमेशा ये वैलिड हो, ऐसा नहीं। तो ये एक लिमिट तक क्या होता है, ऐसे वैलिड होता है कि जैसे जैसे तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, या जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा होगा। अब अगर हम यहां पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट, राइट? हम यहां पे लगाएंगे एक कांस्टेंट के, जहां पे ध्यान रखना है जो के है ये फिलहाल हम कह दे रहे हैं इसको, राइट, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? नॉर्मल हम बोल दे रहे हैं इसके, वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हम ध्यान रखना है कि स्ट्रेस का यूनिट है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब है के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम एज
स्ट्रेस विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब है क्या इसमें? इसमें यह है कि 3 टाइप के हमारे पास स्ट्रेस है, 3 टाइप का हमारे पास स्ट्रेन है और 3 टाइप का हमारे पास कांस्टेंट है, राइट? 3 टाइप का स्ट्रेस हो जाएगा, 3 टाइप का स्ट्रेन हो जाएगा और 3 टाइप का कांस्टेंट हो जाएगा। बस उन्हीं का नाम, बट उन्हीं के नाम को हमको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। बस यहां पे अगर जैसे मान लो बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, तो यहां पे हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यहां पे हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको बोला जाता है, उसका नाम आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, राइट? नाम चेंज होता जाएगा, इस कांस्टेंट का भी नाम चेंज होता जाएगा स्ट्रेस के साथ, बट लिखने का तरीका बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम वॉल्यूम में चेंज लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और कांस्टेंट का टर्म चेंज हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा, या पूरा नाम अगर तुम बोलोगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी तरह से तीसरा हो जाएगा, इसमें शेप में चेंज लाना है तो ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेन, और कांस्टेंट का नाम चेंज हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बेसिकली समझना है कि देख के ऐसा लग रहा है कि 3 चीजें पढ़ रहे हैं, पर है नहीं, एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। 3 टाइप का स्ट्रेस है, 3 टाइप का स्ट्रेन है, और उसी के बेसिस पे 3 टाइप के कांस्टेंट है, पर है वो एक ही टाइप से लिखना उसको। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या चाहो तो इसका नाम और क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? तो बस वही तीनों चीज, उसी चीज को हमें क्या करना है, 3 अलग अलग बार देखना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर है ये? इसको भी लिख लो जल्दी से, ताकि फिर मैं अगला लॉन्गिट्यूडनल वो कराऊं। देखो है ना, तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ इधर उधर फालतू की चीजों में भटकना नहीं है। एक ही चीज याद रखना है कि भैया स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे विच इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस यही 3 टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप का स्ट्रेस, 3 टाइप का स्ट्रेन, 3 टाइप का कांस्टेंट, लेकिन पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला है लेंथ में जब चेंज आता है, तो जब लेंथ में चेंज आता है तो हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। इसमें भी अगर तुम बहुत ही बाल की खाल निकालना चाहो तो 2 टाइप की चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगा टेंसाइल, दूसरा हो जाएगा कंप्रेसिव। अगर इसी रॉड को तुम खींच रहे हो और लेंथ बढ़ा रहे हो तो टेंसाइल, कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेसिव, पर दोनों ही किसके फॉर्म है, लॉन्गिट्यूडनल के, राइट? जिसमें लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हम क्या करना चाहें, देखना चाहें दोनों को, तो हम दोनों को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट पहले हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो अभी उसी को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। लिखने का तरीका वही है, स्ट्रेस है तो फोर्स अपॉन एरिया, बस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा या डायमेंशन होगा क्या होगा, लेंथ का, तो हम लिखेंगे डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, यहां पे कांस्टेंट होता है यंग्स मॉडुलस। तो तरीका बिल्कुल वही है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, स्ट्रेस का नाम अलग पड़ गया, स्ट्रेन का नाम अलग पड़ गया, और कांस्टेंट का नाम अलग पड़ गया, जहां पे वाई कहलाएगा क्या, यंग्स मॉडुलस, या सिर्फ इतना बोलो, या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तुम चाहो तो बोल सकते हो। अगर तुमको और भी ज्यादा क्या करना है देखना, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं, राइट? ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं, राइट? एक जगह हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और दूसरा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। है लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्म, लिखने का तरीका यही रहेगा। टेंसाइल में हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लेट से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का रॉड है जिसका ओरिजिनल लेंथ है कितना, L, राइट? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना, A, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, F फोर्स लगा के खींच रहे हैं। अब जैसे मैंने इस पे F फोर्स लगा के खींचा, इसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक चीज समझना है बेटा, कभी भी इतना लेंथ इंक्रीज नहीं होता, हार्डली 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ये सब क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं आउट ऑफ 1 मीटर। बस यहां पे जो मैंने इतना लेंथ क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, ताकि डिफरेंस समझ में आए। अगर इतना लेंथ कभी भी चेंज होगा तो इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो भी कम हो जाएगा, अगर लेंथ इतना बढ़ेगा तो।
राइट। पर जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े से माइन्यूट होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए एरिया में कोई चेंज हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करते। यहां पे जो मैंने इतना लेंथ बना दिया है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। तो मान लिया कि भाई शुरू में लेंथ था L0 और बाद में लेंथ हो गया कितना L, तो जो भी इनमें डिफरेंस आया है, राइट, जो भी डिफरेंस आया है वो हो गया डेल्टा L, जिसको लिखेंगे L माइनस L0। तो जब हम लेंथ को खींच के क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, तो यही कहला जाएगा क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें डेल्टा L क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां पे फॉर्मूला हम लिखेंगे F बाई A इज इक्वल टू वाई डेल्टा L बाई L0, राइट। ये हो गया टेंसाइल। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, कंप्रेसिव, राइट, कंप्रेसिव। तो नाम बस क्या करना है, ध्यान रखना है, बाकी है तो सेम, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इसमें ऐसा हो गया कि लेट से हमारे पास क्या है, इस तरह का एक रॉड है जिसको एक तरफ हमने रिजिड सपोर्ट में लगा रखा हुआ है। हमने कहा कि भाई ओरिजिनल लेंथ है कितना L0, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, बट हम F फोर्स से क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जब हमने इसको कंप्रेस किया तो इसका लेंथ थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, बहुत ज्यादा कम नहीं होता, बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए अगेन हमने क्या किया, इसको इतना ज्यादा लिया हुआ है। डेल्टा L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L माइनस L0, बाद में लेंथ हो गया ये, और ये जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, राइट, ये आएगा नेगेटिव। तो अगर हमें लिखना ही पड़ा तो हम लिख सकते हैं F बाई A इज इक्वल टू वाई माइनस डेल्टा L बाई L0। अदरवाइज तुम नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। माइनस सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और मॉडुलस हो गया या कांस्टेंट हो गया यंग्स मॉडुलस। उसमें भी अगर बहुत ही ज्यादा डीप में जाना है, डीप में क्या ही है, अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो टेंसाइल, लेंथ कम कर रहे हैं तो कंप्रेसिव। सिंपल सा लिखो इसको। पहला हमारा क्या, लेंथ के लिए। दूसरा होता है वॉल्यूम में चेंज। तो नाम बस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम इसी को लिखेंगे क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बस नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे अगर हमें हुक्स लॉ लिखना पड़ा तो हम लिखेंगे भाई वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेन के। स्ट्रेस अगर हम लिखें तो ये अभी भी क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट का नाम चेंज हो जाएगा और हम बोलेंगे क्या, बल्क मॉडुलस, राइट, नाम चेंज हो जाता है और ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। और यहां पे लिखेंगे डेल्टा V डिवाइड बाय V। अभी हमें इसमें एक साइन भी लगाना है, क्यों लगाना है वो थोड़ा समझेंगे, राइट। जो B लिखा है हमने, वो लिखा है हमने क्या, बल्क मॉडुलस, और अगर तुम पूरा बोलना चाहो तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसका, वॉल्यूम का। तो इमेजिन करो कि हमारे पास क्या है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, राइट, जिसका वॉल्यूम हमने बोल दिया कि ओरिजिनल वॉल्यूम है कितना, V0। हम इसका वॉल्यूम चेंज करना चाह रहे हैं, और वॉल्यूम अगर हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर तुमने सोचा कि सर एक काम करते हैं, सर से दबा के इसको क्या करते हैं, फोर्स लगा देते हैं। अगर फोर्स एक तरफ से लगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, राइट, इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होगा अलग बात है, बट इसका शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम। तो अगर तुमने सिर्फ एक तरफ से फोर्स इस तरह से लगाया तो क्या हो जाएगा, शेप चेंज होगा। हमें इसका वॉल्यूम चेंज करना है, शेप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो हमें फोर्स चारों तरफ से लगाना पड़ेगा, हर तरफ से इक्वल फोर्स। ऐसा भी नहीं कि एक तरफ से फोर्स ज्यादा लग गया, एक तरफ से फोर्स कम लगा, अगेन शेप चेंज होने के चांसेस है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो पूरा हर तरफ से क्या लगेगा, इक्वल इक्वल लगेगा, इस तरह से। और साथ ही साथ ये जो फोर्स है वो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। टेढ़ा लगा तो अगेन शेप चेंज होने के चांसेस है। ऐसा अचीव करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि जिसका वॉल्यूम तुमको चेंज करना और चारों तरफ से बराबर फोर्स लगाना है, उसको लिक्विड के अंदर डाल दो या फ्लूइड के अंदर डाल दो, और पूरे लिक्विड या फ्लूइड को क्या करो, कंप्रेस करना शुरू करो। तो मान लो हमारे पास क्या है, कोई इस तरह का बॉल है जिसको हम चारों तरफ से दबाना चाह रहे हैं, तो उसको पानी के अंदर डाल दो और पूरा प्रेशर लगाओ किस पे, पानी पे। जब हम पानी पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो चारों तरफ से इसमें क्या करेगा, इक्वल इक्वल फोर्स लगाएगा। और जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, तो हम इसमें इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेशर भी कह सकते हैं, राइट। इस टर्म में हम इसको प्रेशर भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बढ़िया तरीका होता है इसको अचीव करने का कि चारों तरफ से हम क्या करें, फ्लूइड की हेल्प से इस पे फोर्स लगाएं, तो वो परपेंडिकुलर रहेगा और चारों तरफ से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।
जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और लेट से चेंज होने के बाद कितना हो गया, V। तो यहां पे ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये, और ध्यान रखना है ये जनरली क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एक दो केसेस को, अगर रेयर केसेस को छोड़ दें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड स्फीयर हो तुम अंदर से फोर्स लगाना शुरू कर दो। एक ऐसा हो सकता है कि हमें बस स्फेरिकल गुब्बारा है, बलून है, और उसमें हवा भरना शुरू करे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें हम देखेंगे ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। तो जिसकी वजह से हम यहां पे इसको क्या लिखते हैं, माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। एक चीज और ध्यान रखना है, ये इसमें जो फोर्स रहेगा वो सरफेस एरिया का हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से जब ये परपेंडिकुलर है तो हम चाहें तो उसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। हो जाएगा माइनस बी डेल्टा वी बाई वी, और हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा वी बाई वी। तो हमारे पास फॉर्मूला जाएगा इस तरह से। हम यहां पे इसको प्रेशर का टर्म यूज कर सकते हैं। यहां पे दो टर्म तुम हो सकता है मॉड्यूल वगैरह अलग अलग बुक में, या तो यहां देखोगे, या तो थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे, या तो वेव में देखोगे। दो टर्म यहां पे आ सकते हैं। एक टर्म आता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, राइट, और दूसरा आता है एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। ये टॉपिक बल्क मॉडुलस को उठाता है, कनेक्ट करता है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, और एक्चुअल में काम आता है जब पढ़ते हैं क्या, वेव। और वेव में भी जब हम साउंड वेव क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो या तो क्वेश्चन यहां पे हो सकता है, या तो क्वेश्चन थर्मो में हो सकता है, या फिर वेव में तो होगा ही होगा। तुमको जो चांसेस हैं इसके क्वेश्चन मिलने के कि भाई आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस क्या होता है, चांसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स से मिलने के। क्लियर है ये? तो मैं यहां पे तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए बस बता दे रहा, बट मैं तुमको रिकमेंड नहीं कर रहा कि तुम इसको रट लो। इसका प्रॉपर डेरिवेशन मैं कराऊंगा कहां पे, थर्मोडायनेमिक्स। और कराना है मतलब कराना है, ये नहीं कि बस बोल दिया और आएगा, राइट। वहां पे तुम्हारा आ जाएगा, वहां पे मैं डेरिवेशन करके बता दूंगा। सिंस अभी मैंने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं पढ़ाया, बल्क पढ़ लिया हमने, बल्क मॉडल्स पर ये तो नहीं पढ़ा। वहां पे दोनों चीजें पढ़ लेंगे, वहां पे मैं दोनों क्या कर दूंगा, बता दूंगा। बट इसका जो रियल यूज है वो एसएचएम में आएगा, सॉरी वेव में आएगा, तो 3 जगह पर कनेक्ट होगा। अगर मान लो कहीं पे तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या है, तो वो और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस क्या है, तो होता है गामा इंटू पी। सर गामा क्या होता है, पी क्या होता है, क्यों बोला जाता है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे कहां पे, थर्मोडायनेमिक्स में। वहां पे हम देखेंगे कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस क्या है, कहां से आया। क्लियर है ये? यहां पे सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए अपना चाहो तो इनकेस कहीं पे लगे तो तुम वो कर सकते हो। यहां पे डेरिवेशन हम देखेंगे कहां पे, थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे कहां पे। क्लियर है ये? चलो इसको भी लिख लो।